ब्रीदिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पेन, बॉडी में जो पेन हो रहा है, तो उस पर मैं 2 पॉइंट कवर करूंगा इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट विल बी फिजियोलॉजिकल, जो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस बनते हैं ब्रीदिंग की वजह से कैसे बनते हैं, और सेकेंड विल बी न्यूरोलॉजिकली। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकली कैसे इफेक्ट करता है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम और एसिमेट्री दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, अगर हम जो हमारा डोमिनेंस है वो राइट साइड ज्यादा है, तो डायफ्राम ज्यादा स्ट्रांग और डोमिनेट होता है राइट साइड, क्योंकि लीवर भी नीचे होता है जो राइट डायफ्राम को और पावरफुल बनाता है। मतलब अगर देखा जाए तो नेचुरली हम ज्यादा सांस राइट साइड से लेते हैं, लेफ्ट साइड कोलैप्स होती है उस वे में। ठीक है, जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, रिब जो है वो ट्विस्ट होती है, पेल्विक भी रोटेट होता है और पूरा स्केलेटल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। उसके बाद इस इम्बैलेंस का रिजल्ट जो है, कुछ मसल्स हमेशा टाइट मिलेंगी आपको और कुछ ओवरलोडेड, दूसरी मसल्स वीक और अंडर यूज, जिसका रिजल्ट होता है क्रॉनिक पेन। बॉडी में क्रॉनिक पेन होना उस वजह से स्टार्ट होता है। अब दूसरा एक और फैक्टर देखा जाए, ऑक्सीजन, CO2 और पीएच बैलेंस जो होता है। शैलो चेस्ट ब्रीदिंग से CO2 कम हो जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इंक्रीज होता है। CO2 कम होने पे ब्लड ज्यादा एल्कलाइन हो जाता है, स्मूथ मसल्स और फैशिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस सिचुएशन में। उसका बाय प्रोडक्ट या फिर रिजल्ट क्या होता है? ब्लड फ्लो कम, मसल्स और जॉइंट स्टिफनेस होती है, पेन ज्यादा फील होता है। अब तीसरा फैक्टर है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, जब डायफ्राम ठीक से काम नहीं करता तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जो कि बहुत जरूरी है आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, ये स्पाइन और पेल्विस पर अनइवन लोड डालता है। इससे तरह तरह की इश्यूज होते हैं, जैसे लोअर बैक पेन होता है, हिप पेन होता है, नी पेन होता है। ऐसे तरह तरह के इश्यूज जो है बॉडी में वो डेवलप होते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो है न्यूरोलॉजिकली लेवल पे, मतलब ब्रेन या नर्व्स के लेवल पे कैसे इफेक्ट करती है ब्रीदिंग। सबसे पहली चीज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एनएस बोलते हैं। ठीक है, गलत ब्रीदिंग पैटर्न, ज्यादा चेस्ट से फास्ट या शैलो ब्रीदिंग, बॉडी हमेशा सिंपैथेटिक मतलब फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है इस सिचुएशन में। अगर आप गलत ब्रीदिंग करते हो तो इस मोड में ब्रेन को लगता है वो डेंजर जोन में है, जिससे पेन डेवलप होता है, सिग्नल्स और ज्यादा एम्पलीफाई होते हैं पेन के। दूसरा फैक्टर न्यूरोलॉजिकली देखा जाए तो वैगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, वो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अगर आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हो तो वैगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक टोन अराउजल होता है बॉडी में, और इससे आपका बीपी काम होता है, ब्रेन को सेफ जोन फील होता है, उसको सिग्नल मिलता है, नर्व की सेंसिटिविटी जो है वो कम होती है पेन के रिगार्डिंग, परसेप्शन उसका पेन के लिए घट जाता है। तीसरा फैक्टर अगर देखा जाए न्यूरोलॉजिकली, ब्रेन जो है उसमें हमेशा बॉडी इम्बैलेंस में, एक तरफ बॉडी ट्विस्टेड रहती है, इम्बैलेंस रहती है, तो ब्रेन डिस्टॉर्टेड बॉडी मैप बना लेता है अपने ही जो ह्यूमनकुलस होता है उसमें। मतलब ब्रेन को लगता है कि नॉर्मल है और मसल्स हमेशा कंपनसेट करते हैं। ठीक है, ये क्रॉनिक ओवर एक्टिविटी पेन का मेजर सोर्स होता है, मेजर सोर्स होता है ज्यादातर लोगों में। जब ब्रीदिंग रिट्रेन होती है और डायफ्राम दोनों साइड इक्वली काम करता है, तो उस हालत में क्या होता है, ब्रेन को एक नया बैलेंस मैप मिलता है विद इन द ब्रेन पेन के रिगार्डिंग। सिग्नल्स एक्चुअली डाउन होते हैं, जो पेन के सिग्नल्स आते होते हैं, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक टोन अराउज होता है। सो बेसिकली ब्रीदिंग के थ्रू आप एसिमेट्री पे काम कर सकते हो। ठीक है, और पेन जो है सिर्फ इंजरी की वजह से नहीं होता, बल्कि गलत ब्रीदिंग और उसकी वजह से आने वाले पोस्चरल इम्बैलेंसेस, फिर नर्वस सिस्टम का ओवरलोड होना, ये भी वजह होती है। और सबसे बड़ा रीजन जो है, अगर डायफ्राम को सही यूज करना आप नहीं सीखोगे तो बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगी, नर्वस सिस्टम काम नहीं होगा, और पेन जो है वो अपने आप बढ़ सकता है जरूरत से ज्यादा। मतलब जितना आपकी बॉडी को फील करना चाहिए पेन, उससे ज्यादा होता है। तो इट्स बेटर कि आप ब्रीदिंग के थ्रू अपने डायफ्राम को ट्रेन करो। दैट इज द बेटर वे, जिससे आप अपने बॉडी को फिजियोलॉजिकली न्यूरोलॉजिकली दोनों ट्रेन कर सकते हो।